वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी। हमने डेफिनेशन बताया था उत्सर्जन तंत्र का, और उसके बाद हमने बताया था कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के या कितने उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि यूरिया का फॉर्मेशन हमारे लीवर में कैसे होता है और उसका छानने का काम कौन करता है। हमने ये भी बताया था दोस्तों कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसके आधार पर जो पृथ्वी पे जीव पाए जाते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक अंग के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है किडनी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, किडनी। इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं? वृक्क। यदि इसके शेप की बात करें कि ये किस आकार में हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो वो शेप है बीन शेप। बीन यानी राजमा आपने देखा होगा, चावल के साथ खाया होगा जरूर। राजमा जो होता है वो इस शेप में होता है दोस्तों, ऐसे। तो ठीक इसी शेप में यानी बीन शेप में पाया जाता है हमारे बॉडी में किडनी। यदि इसके वजन की बात करें तो 170 से 180 ग्राम इसका वजन पाया जाता है हमारे किडनी में। यानी वयस्क में यह कितना पाया जाता है? 170 से 180 ग्राम इसका वजन होता है। यदि बच्चों में बात करें दोस्तों, तो 70 से 80 ग्राम ही सिर्फ होता है। किसमें? बच्चों में, यानी चाइल्ड में। और यह है एडल्ट में। यानी बात करें वयस्क में तो 170 से 180 ग्राम इसका वजन पाया जाता है। यदि बच्चों में बात करें तो 70 से 80 ग्राम इसका वजन पाया जाता है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यदि चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई यानी यहां से यहां तक, यानी ये वाली जो चौड़ाई होती है ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। यदि व्यास की बात करें, डायामीटर की बात करें इसके किडनी की, तो किडनी का जो व्यास होता है यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होती है यह 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। यानी किडनी का जो डायमेंशन है दोस्तों, आपने देख लिया कि इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई यानी थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसका डायमीटर यानी व्यास जो होता है वह 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, और अब इसके आगे जान लेते हैं दोस्तों और किडनी के बारे में। जो किडनी होता है उसका जो स्टडी होता है यानी अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे कि नेफ्रॉन होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। नेफ्रॉन क्या होता है? इस किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसी प्रकार इसी वजह से इसके अध्ययन को जो कहलाता है, इसी वजह से जो अध्ययन कहलाता है किडनी का वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। यानी जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको किडनी से रिलेटेड बीमारी हो या प्रॉब्लम हो, या पेशाब वगैरह नहीं बनता हो, या फिर बहुत ज्यादा पेशाब आते हो, या जलन वगैरह होता है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। क्योंकि उसके पास ये सारी डिटेल्स होते हैं, कौन सी बीमारी कब सही होगी, क्या लक्षण है और इसको कैसे ट्रीटमेंट करा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। अब हमने जान लिया कि जो किडनी का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसके लोकेशन की यदि बात करें, यानी ये कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ स्थित होता है। पिछले लेक्चर में जब मैं आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहां पे अब मैंने आपको बताया था कि वहां पे हमने बताया था दोस्तों, ये जो चेस्ट होता है, चेस्ट, यहाँ पे एक स्टर्नम बोन पाई जाती है और 12 पेयर क्या पाई जाती है? रिब्स पाई जाती हैं, पसलियां पाई जाती हैं। ये जो एरिया होता है, ये एरिया दोस्तों क्या होता है? इस एरिया को कहते हैं थोरैक्सिक कैविटी।
यानी वक्षगुहा, इसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, वक्षगुहा। इसके नीचे, ठीक नीचे क्या पाया जाता था, डायफ्राम पाया जाता था। क्या पाया जाता था, डायफ्राम पाया जाता था। डायफ्राम के जस्ट नीचे एक कैविटी पाई जाती थी जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज और किडनी वगैरह पाई जाएगी। तो इस जो कैविटी को कहते हैं, इस कैविटी को कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। सॉरी, क्या कहते हैं, एब्डोमेन कैविटी। यदि हिंदी में बात करें तो एब्डोमेन कैविटी को उदर गुहा बोलते हैं। तो हमारा जो किडनी होता है, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमारी जो किडनी होती है, एक पेयर किडनी बिल्कुल लास्ट में, यानी एब्डोमेन कैविटी के एकदम बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में सिचुएटेड होती है। कौन, किडनी। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम एक बार फिर से जान लेते हैं दोस्तों, जो लोकेशन की बात करें यदि किडनी की, कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये थोरैक्सिक कैविटी और एब्डोमेन के नीचे एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। अब चलते हैं, जो किडनी होता है उसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसको जानने के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के लिए आपको पता है कि ये बीन शेप में पाया जाता है। बीन शेप में हमने किडनी को बना दिया। जाहिर सी बात, ये ब्लड को छानने का काम करता है, तो इसमें ब्लड आने के लिए रास्ता चाहिए, रास्ता हमने दे दिया। और हमने, जाहिर सी बात है, हमने ये भी जाना था कि जो ये ब्लड छानने के बाद इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए भी रास्ता हमने दे दिया। और ये भी जानते हैं कि जो छानने के बाद एक शुद्ध रक्त आता है, इसके लिए भी हमने रास्ता दे दिया। यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना दोस्तों, यह दो भागों में बटा होता है, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट हम यदि बनाएं, तो ये रहा आउटर पार्ट। इस आउटर पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। ये आउटर पार्ट को क्या कहेंगे, आउटर भाग यानी बाहरी भाग को क्या कहेंगे, किडनी के, रीनल कॉर्टेक्स। अब आ जाता है अंदर वाली बात। अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे, अंदर वाले भाग जो ऐसे संरचना होती है, ऐसे ऐसे, इस संरचना को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रीनल मेडुला। क्या कहेंगे, रीनल मेडुला। यानी जो अंदर वाले भाग है उसको कहेंगे रीनल मेडुला, और जो आउटर भाग है उसको कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। जब किडनी पूरे ब्लड को छान देता है, तो छानने के बाद एक यहाँ पे एक लोकेशन में आता है। यहाँ पे जो लोकेशन, ये लोकेशन जो होता है, इस लोकेशन को कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं, पेल्विस। तो ये रहा दोस्तों किडनी के अंदर का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, उनके बारे में जानकारी। चलिए दोस्तों, अब ये किडनी हम जानते हैं कि छानने का काम करती है। तो जब छानने का काम करेगी तो ब्लड कहीं से तो आएगा उसके पास, किडनी के पास। तो ब्लड जो किडनी के पास लाता है, जो नली लेके आती है ब्लड को, उस नली को क्या कहते हैं, रीनल आर्टरीज। क्या कहते हैं, रीनल आर्टरीज, यानी रीनल धमनी भी कहते हैं इसको। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, नोट कर लेना कि जितने भी आर्टरीज होते हैं यानी धमनियां होती हैं, उनमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो रीनल आर्टरी होता है, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती हैं, यानी अशुद्धियां रहती हैं, जो छानने के लिए आती है, किसमें, किडनी में। तो आपको यदि एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सी आर्टरीज है जिसमें अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, तो आप किसका नाम लेंगे, रीनल आर्टरीज का। और जो वेन्स होते हैं दोस्तों, यानी सिरा होती है, सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो किडनी से सिरा जाती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। यानी ये तो छानने से पहले का ये सिरा है। जब ब्लड आता है इसके अंदर और छानने के बाद, यानी जो किडनी अपना फंक्शन कर लेती है, तो बिल्कुल प्योर ब्लड को इस रास्ते से बाहर निकाल देती है। ये जो सिरा होती है, ये जो नली होती है, इसको कहते हैं रीनल वेन।
क्या कहते हैं, रीनल वेन, यानी रीनल सिरा। यहां तक क्लियर है आपको? देखिए दोस्तों, ये रहा किडनी का पूरा फिगर। इसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है ऊपर वाले भाग को, जिसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि निचले वाले भाग को रीनल मेडुला बोलते हैं। इसके बाद ये जो छानने का काम करता है, छानने के बाद जो जहां यूरिन कलेक्ट होना शुरू होता है, इस वाले पोर्शन को कहेंगे पेल्विस। और पेल्विस से सारी चीजें कलेक्ट होके, यूरिन कलेक्ट होके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो ये रहा पूरा फिगर दोस्तों आपके किडनी का। अब हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अभी अभी हमने जाना कि जो किडनी होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेफ्रॉन का डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों, जैसे जैसे मैं ब्लड को लेके जाऊंगा ठीक वैसे वैसे आपको पीछे पीछे चलना है। यहाँ पे रीनल आर्टरीज से हमारा अशुद्ध रक्त आता है, आ गया आ गया आ गया आ गया। अब ये एक पोर्शन में पहुंचता है, इस पोर्शन का नाम है अफरेंट आर्टियोली। ये क्या होता है? मोटा होता है, और यहां से जब जैसे ही आगे बढ़ता है ये छोटे छोटे कैपिलरीज यानी शाखाओं में टूट जाता है, और ये बहुत ही गहरा और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक जाल बना लेता है। इस कॉम्प्लिकेटेड जाल को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये जब जाल, ये लास्ट का सिरा जब वापस आएगा, बाहर निकलेगा, तो इस बाहर निकले हुए सिरे को क्या कहेंगे? इफरेंट आर्टियोली कहेंगे। यहां तक क्लियर है? अब जाहिर सी बात है ये अशुद्ध है, तो इसके अंदर सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन और H2O यानी पानी भी रहेगा, ग्लूकोज भी रहेगा, अमीनो एसिड भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, प्लाज्मा भी रहेगा, आरबीसी भी रहेगा, डब्ल्यूबीसी भी, सारी चीजें इस ब्लड के अंदर मौजूद रहेंगी। अब ये दोस्तों, ये जो बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस बोमेन कैप्सूल का आविष्कार करा था। उसी के नाम पर इसका नाम दे दिया गया बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल क्या करता है दोस्तों? फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसके अंदर जितने भी ये सारी चीजें पाई जाएंगी वो क्या करेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। हालांकि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच कोई कांटेक्ट नहीं पाया जाता है, फिर भी ये सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, हालांकि ये फिल्टर कर लेगा। तो इसके अंदर ये सारी चीजें, जो सोडियम था, क्लोरीन था, कैल्शियम था और ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन जितने भी है वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। कहाँ पे? यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में। और बचा सिर्फ क्या है? बचा सिर्फ है प्रोटीन। कुछ प्रोटीन बच जाते हैं और कुछ क्या बच जाते हैं? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्रोटीन और कुछ प्लाज्मा बच जाते हैं। बाकी सारी चीज फिल्टर होकर के यहाँ पे आ चुकी है बोमेन कैप्सूल में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये जो बोमेन कैप्सूल भाई साहब हैं, इन्होंने क्या करा कि इनके सारे पोषक तत्व भी निकाल लिए छान करके। कहा? किसके द्वारा? बोमेन कैप्सूल के द्वारा। तो जब ये बोमेन कैप्सूल के द्वारा सारी चीजें निकाल लेते हैं, तो ब्लड है, जो रक्त है, वो तो कहता है हमारे पास तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? तो वो दिमाग लगाता है ब्लड और कहता है कि जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? पोषक तत्व अपने अंदर। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है, पोषक तत्वों को भी छान लेता है अपने अंदर, लेकिन रक्त कहता है कि हमें सिर्फ मेरे अंदर प्रोटीन और प्लाज्मा छोड़ा है, गद्दार, और कुछ छोड़ा ही नहीं, हम क्या करेंगे इसको लेकर के? फिर ये दिमाग लगाता है, कहता है कि एक काम करता हूं कि इसके चारों तरफ फैल जाता हूं नेफ्रॉन के, और जो पोषक तत्व होंगे वो अपने अंदर दोबारा खींच लूंगा मैं। किसके अंदर से? नेफ्रॉन के अंदर से। तो इसी वजह से दोस्तों जो इफरेंट आर्टरियोली होती है वो नेफ्रॉन के चारों तरफ फैल जाती है, जाल बना लेती है एक। अब आगे जाएंगे दोस्तों, तो ये एक वेव लाइक संरचना दिखाई देगी आपको।
ऐसे जिगजैग पाथ दिखाई देगा नेफ्रॉन के अंदर। इस वाले पोर्शन को पीसीटी के नाम से जाना जाता है। यदि फुल फॉर्म कहा जाए तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स कहा जाता है। इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स कहा जाता है। प्रॉक्सिमल इसलिए कहा जाता है कि ये स्टार्टिंग में पहला ही एक लूप वेव लाइक संरचना बन जाती है, प्रो यानी पहले, तो इसे कहते हैं पीसीटी दोस्तों। अब पीसीटी पोर्शन में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स वाले पोर्शन में क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स का जाल होता है, नेफ्रॉन के अंदर से जितने भी पोषक तत्व जो फिल्टर हो चुके होते हैं उनको रीएब्सॉर्ब करता है। भाई साहब ये दे दो, ये मेरे बहुत काम आने वाला है, तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड के लिए, वो क्या करते हैं, रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, ये क्या होता है, रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है इस ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सारे क्या होते हैं, एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। अब जब आगे जाएंगे तो ये एक झूले की तरह संरचना दिखेगी। इस झूले वाली संरचना को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के द्वारा भी एब्जॉर्प्शन होगा किसका, पोषक तत्वों का। फिर इसके बाद एक पोर्शन आएगा डीसीटी, ये भी एक वेव लाइक संरचना होता है जिसके ऊपर कैपिलरीज एक जाल की तरह फैली रहती हैं और कहती हैं कि यहां तक भी हम अपना अवशोषण करेंगे। डीसीटी, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स कहते हैं। इस पोर्शन के अंदर मान लेते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया यहां भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस किसमें पहुंच जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं। तो ब्लड कहता है ये तो हमारे अंदर कोई जरूरत नहीं है, ये एक काम करो फिर से दोबारा तुम ले लो। तो वो दोबारा किस में चला आता है, इस नेफ्रॉन के अंदर चला आता है। तो ये जो अनवांटेड चीजें दोबारा जब नेफ्रॉन के अंदर आती हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्रेशन। अब हमने जान लिया है दोस्तों कि जो वांटेड चीजें हैं वो अलग और जो अनवांटेड चीजें हैं वो अलग हो चुकी हैं नेफ्रॉन के अंदर। जो अनवांटेड चीजें होती हैं वो एक पाइप में कलेक्ट हो जाती हैं जिस पाइप का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। अब ये यहां भी खाली है, यहां भी खाली है, यहां भी खाली है। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि यहां भी एक नेफ्रॉन लगा है जो कि ब्लड को छान करके कलेक्टिंग डक्ट में वेस्टेज को लाएगा, और यहां भी एक नेफ्रॉन लगा है जो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वेस्टेज को यहां पे लाएगा। यहां भी एक नेफ्रॉन लगा है, यानी कई सारे नेफ्रॉन को कलेक्टिंग डक्ट में उसके वेस्ट को कलेक्ट करा जाता है। और कलेक्ट होने के बाद वो किस में आएगा, एक पोर्शन होता है जिसका नाम है पेल्विस। पेल्विस के बाद वो यूरेटर में आएंगे, यूरेटर में आके यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट हो जाएंगे। बाकी चीजें हम बाद में जानेंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम चीजों को जान लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा था कि कैसे अशुद्ध रक्त रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे किडनी में इंटर करती है, यहां तक तो समझ में आया। और इंटर करने के बाद बहुत सारे ब्रांचों में टूटती है और प्रत्येक ब्रांच एक नेफ्रॉन के अंदर जाता है। इसमें एक ब्रांच हम लेके चलते हैं, एक ब्रांच को हम क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टियोली बोलते हैं। यही एक ब्रांच आगे जाके कई सारे ब्रांच कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। इस कैपिलरीज के गुच्छे को क्या कहेंगे, ग्लैमेरुलस कहेंगे। यहां तक क्लियर है। अब जब ये कैपिलरीज के गुच्छे में ब्लड एंटर करता है तो यहीं पे एक कैप लाइक संरचना होती है जिसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। यह एक वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है जिसने इसका आविष्कार करा है। यहां तक क्लियर। अब ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है, इसके अंदर कैपिलरीज के अंदर ब्लड के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों को अपने अंदर फिल्टर करके स्टोर कर लेता है। और ब्लड के बाद सिर्फ बचता है प्रोटीन और प्लाज्मा। तो ब्लड कहता है गद्दारी कर बे, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे अंदर, जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तो ये क्या करता है, ये भी पीछा नहीं छोड़ता है। इस वाली जो नली बाहर निकलती है इसको कहते हैं इफरेंट आर्टियोली। ये क्या करता है कि मेरे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, तो पोषक तत्वों को मुझे सारे शरीर में लेके जाना है, तो पोषक तत्व तो मैं इसके अंदर से लेके रहूंगा। ये भी कहता है ठीक है भाई, ये अपना छानने का काम करता है, जो पोषक तत्व है तुम रख लो, जो अनवांटेड चीजें है वो मुझे दे दो। ये भी बिल्कुल प्यार से ही रहता है। जो फिल्ट्रेशन करने के बाद पहला प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन, फिर इसके बाद अब ये वेव लाइक संरचना होता है, इस पोर्शन को कहेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो इफरेंट आर्टियोली होती है, एक जाल फैली रहती है। फैली इस वजह से रहती है क्योंकि ये क्या करती है कि जो पोषक तत्व फिल्ट्रेशन के द्वारा इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर चले गए हैं, उनको क्या करती है, अवशोषित करने का काम करती है, री एब्जॉर्प्शन का काम करती है, पुनः अवशोषण का काम करती है। तो यहां से वो पोषक तत्वों को अपने अंदर ब्लड खींचने शुरू कर देता है। तो ये पोर्शन क्या कहलाता है, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये नेफ्रॉन का अगला पोर्शन आता है, जो एक झूला की तरह होता है। इसकी तरह होता है, झूला की तरह। इस पोर्शन को क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेलने, यानी हेलने का लूप कहेंगे। इसके अंदर भी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद नेफ्रॉन का अगला पोर्शन आता है जिसे डीसीटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। इसके अंदर पहले कैपिलरीज के द्वारा जो पोषक तत्व है उसका तो एब्जॉर्प्शन होता ही होता है। एब्जॉर्प्शन करने के चक्कर में वह क्या करता है कि कुछ अनवांटेड चीज को भी अपने अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अब नेफ्रॉन भाई साहब हो जाते हैं नाराज, कहते हैं ये तो गद्दारी है भैया, हमने आपको चीज रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए कहा तो आपने अनवांटेड चीज भी रीअब्जॉर्ब कर लिया, चलिए वापस करिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो जो अनवांटेड चीज दोबारा ब्लड के थ्रू किसमें भेजा जाता है, नेफ्रॉन में भेजा जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेक्रेशन कहलाती है। अब सेक्रेशन होने के बाद सारी चीजें बिल्कुल सेपरेट हो चुकी हैं, प्योर ब्लड अलग, और जो फिल्ट्रेशन के दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी वेस्टेज वाटर वगैरह सारे जितने भी चीजें हैं वो अलग हो चुकी हैं। अब अलग होने के बाद जो वेस्टेज होता है वह एक डक्ट में कलेक्ट होता है, जिस डक्ट का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहां से सारे पोर्शन खुले हुए हैं, ये पोर्शन ये इंडिकेट करते हैं कि यहां भी नेफ्रॉन लगा हुआ है, यहां भी नेफ्रॉन लगा है, यहां भी नेफ्रॉन लगा है। कोई नेफ्रॉन यदि एक बूंद भी यूरिया या एक बूंद भी पेशाब बनाती है तो सारी चीजें कलेक्ट होकर के एक पोर्शन में कलेक्ट होता है, उस पोर्शन को कहते हैं पेल्विस। और पेल्विस के थ्रू जब वो आगे बढ़ता है तो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। बाकी चीजें हम आगे जानेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? फिर से उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को रोक करके समझ करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब यहां तक हमने चीजों को जान लिया कि कैसे नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस होते हैं। इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों हमने नेफ्रॉन के अंदर 4 प्रोसेस देखा था। पहला प्रोसेस था फिल्ट्रेशन का, यानी जब बोमेन कैप्सूल के द्वारा मेरुलस के अंदर से सारे पोषक तत्वों को फिल्टर करके अपने अंदर मिला लिया जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। ओके, फिर इसके बाद जो पोर्शन आया था वो आया था रीएब्जॉर्प्शन, यानी पुनः अवशोषण का प्रक्रिया हुआ था। उसमें ब्लड कहा था कि गद्दारी कर बे, हमारे पास तो तुमने छोड़ा ही नहीं प्रोटीन और प्लाज्मा के अलावा, हम क्या करेंगे कि आपके अंदर से सारे पोषक तत्व लेके रहेंगे। तो वो प्रक्रिया जो पोषक तत्व लेने की थी वो क्या कहलाएगी, रीएब्जॉर्प्शन कहलाएगी। और रीएब्जॉर्प्शन करते करते ब्लड वेसल्स क्या करते हैं,
कुछ अनवांटेड चीजों को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नेफ्रॉन कहता है कि ये का गद्दारी, अब तुमने हमारे, हालांकि नेफ्रॉन क्या करता है, उसका तो वेस्टेज को ही कलेक्ट करना का फंक्शन होता है। तो इसी वजह से जब अनवांटेड चीज ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है तो नेफ्रॉन कहता है कि ई का गद्दारी करबे तो वो कहता है कि हमें आप वेस्टेज दे दीजिए दोबारा, आपने गलती से कुछ अनवांटेड चीजों को अपने अंदर ले लिया है। तो ब्लड कहता है ठीक है यार, ये तो गलती हो गई, एक काम करो, ये वेस्टेज जो है वो अपने पास रख लो। तो जब वो वेस्टेज दोबारा नेफ्रॉन के अंदर आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सिक्रीशन। क्या कहते हैं? सिक्रीशन। यहां तक समझ में आया? फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। अब इसके बाद जो प्योर ब्लड है वो पूरे शरीर में रीनल वेन के द्वारा भेज दिया जाता है। अब बचा क्या? एक्स्ट्रा वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया और यूरिन, और वो चीजें जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो पेल्विस के रास्ते, यूटेरस के रास्ते यूरिनरी ब्लेडर में भेज दिया जाता है। तो लास्ट वाला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो यहां से जो चारों स्टेप होता है दोस्तों नेफ्रॉन के अंदर, ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला लेक्चर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।